इस मूवी की शुरुआत न्यूयॉर्क शहर के गजब के व्यू के साथ होती है, जिसमें ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स दिखाई पड़ती हैं। फिर दो आदमियों को दिखाया जाता है जो कि आपस में बातें कर रहे होते हैं। ये दोनों ही पुलिस वाले होते हैं। इसमें से एक थोड़ा सा मोटा और दूसरा पतला होता है और पतले वाले पुलिस वाले का नाम निक स्पिट्ज होता है। ये हाल ही में हुए डिटेक्टिव के एग्जाम में फेल हो जाता है और मोटे वाले पुलिस वाले का नाम जिमी होता है, जो कि निक का ही दोस्त होता है। जिमी निकलस से हैरान होकर पूछता है कि अरे तुम तो फिर से फेल हो गए। निकलस उससे ज्यादा कुछ कहता नहीं है और ये सीन यहीं पे खत्म हो जाता है। उसके बाद हमें निक की वाइफ दिखाई जाती है जिसका नाम आड्री होता है। आड्री एक हेयर ड्रेसर होती है और वो निक और अपनी लाइफ से बहुत परेशान हो चुकी होती है। ऐसा नहीं होता है कि उसे निक से प्यार नहीं होता है, वो बस अपनी घिसी पिटी लाइफ से बोर हो गई होती है। इसके बाद अगले सीन में हमें फिर से निक को दिखाया जाता है और इस सीन में निक एक स्टोर पर कुछ घर का सामान खरीदने के लिए आया होता है। अब आपको बता दें कि निक भी हर मिडिल क्लास इंसान की तरह ही बहुत कंजूस होता है। इसके बाद निक और जिमी अपनी अपनी बीवी को लेके एक होटल में जाके डिनर करते हैं। आज निक की शादी की 15वीं सालगिरह होती है। निक अपनी वाइफ से ये छिपाना चाहता था कि वो फिर से डिटेक्टिव एग्जाम में फेल हो गया, लेकिन जिमी की वाइफ निक को बार बार डिटेक्टिव बोलती है और उसका बहुत पैसा खर्च करवाती है। निक चुपचाप खर्चा करता जाता है कि जिमी की वाइफ कहीं ऑड्री से सच ना बोल दे। इसके बाद निक और ऑड्री घर पहुंचते हैं, जहां ऑड्री कहती है कि निक, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे यूरोप लेके जाओगे और अब तो शादी के 15 साल हो गए हैं और कहाँ है हमारा ट्रिप। इसके बाद निक ऑड्री से कहता है कि उसने ऑड्री के लिए एक सरप्राइज प्लान किया है और वो दोनों जल्द ही ट्रिप पे जाएंगे। इसके बाद अगले ही सीन में निक और ऑड्री अपना हनीमून मनाने के लिए यूरोप जाने लगते हैं। हालांकि निक ऑड्री को ले जाने में 15 साल लेट होता है, लेकिन फिर भी ऑड्री बहुत खुश होती है। फ्लाइट के दौरान निक तुरंत ही सो जाता है, लेकिन ऑड्री को नींद नहीं आती है और वो प्लेन के हाई क्लास एरिया में चली जाती है और वहां जाके कुछ खाने लगती है। वहीं ऑड्री को एक आदमी मिलता है जो उसे घूरे जा रहा होता है। इस आदमी का नाम चार्ल्स कैवेंडिश होता है। चार्ल्स बहुत ही अमीर आदमी होता है और वो ऑड्री से पूछता है कि क्या तुम लोग यूरोप जा रहे हो। फिर ऑड्री उसे पूरी कहानी बता देती है कि वो और उसका हस्बैंड हनीमून पर जा रहे हैं और वो भी 15 साल लेट। ऐसे ही धीरे धीरे उनमें बातें होने लगती हैं। फिर बातों ही बातों में चार्ल्स ऑड्री को बताता है कि उसकी मंगेतर ने उसे छोड़कर उसके अंकल से ही शादी कर ली। जैसे ही ऑड्री चार्ल्स के अंकल का नाम जानती है, वो काफी शॉक हो जाती है, क्योंकि चार्ल्स के अंकल का नाम मैकलम क्वींस था, जो कि बहुत ही ज्यादा अमीर आदमी होते हैं। फिर चार्ल्स ऑड्री से कहता है कि वो अपने अंकल की याश पार्टी में जा रहा है और अगर ऑड्री चाहे तो वो भी उसके साथ आ सकती है। दरअसल चार्ल्स अपने अंकल की पार्टी को बर्बाद करने जा रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ निक की नींद खुल जाती है और वो भी ऑड्री की तरफ ही आ जाता है, यानी उसको ढूंढते हुए, और ऑड्री और चार्ल्स को बात करते हुए देख लेता है। निक को बहुत जलन होती है और वो आके दोनों को डिस्टर्ब कर देता है। फिर निक भी चार्ल्स से मिलता है और चार्ल्स निक को भी याश पार्टी के लिए कहता है। हालांकि निक इस पार्टी में जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन ऑड्री उसे मना लेती है। इसके बाद इनका प्लेन स्पेन में लैंड करता है और ये लोग चार्ल्स के साथ उसकी गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं। फिर अगले सीन में हमें एक गजब का याच दिखाया जाता है। इस सीन में चार्ल्स की एक्स मंगेतर सूजी नाकामोरा को दिखाया जाता है और इसके बाद टोम्बी क्वींस की एंट्री होती है, जो कि चार्ल्स के अंकल का लड़का होता है, जो कि अब सूजी का स्टेप सन बन गया है, लेकिन इसकी उम्र सूजी के बराबर ही होती है। फिर अगले सीन में निक और ऑड्री को उनके कमरे में बैठ के बातें करते हुए दिखाया जाता है और जहां ऑड्री निक को न्यूज पढ़कर सुनाती है, जिसमें लिखा होता है कि 23 साल की ऑड्री ने 70 बिलियन की जायदाद के लिए कब्र में लटके एक बूढ़े से शादी कर ली। उसके बाद ये दोनों अगले दिन बहुत घूमते फिरते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। तभी इन दोनों की मुलाकात ग्रेस बलार्ड नाम के एक एक्ट्रेस से होती है। ये लेडी मूवी के अंदर भी एक एक्ट्रेस का ही रोल कर रही होती है। ग्रेस भी यहाँ पार्टी अटेंड करने के लिए आई होती है। ऑड्री ग्रेस को जलन के मारे बोलती है कि आखिरकार कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है। ये सुनकर चार्ल्स ऑड्री को बताता है कि ग्रेस बहुत ही ज्यादा सुंदर नहीं, बल्कि उसने तो अपने चेहरे पर बहुत सी सर्जरियां करवाई हुई हैं। इसके बाद एंट्री होती है कर्नल चार्ल्स ओलेंगा की, जो कि मैकलम का अच्छा दोस्त होता है और ये अपने बॉडीगार्ड सर्जी के साथ पार्टी में आता है। इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जो कि मुंबई के महाराजा विक्रम शिवान गोविंद है। इसके बाद ये गजब का याच यहाँ से निकल जाता है और फिर याच में पार्टी शुरू हो जाती है, जहाँ पर विक्रम सबको कार्लोस से मिलवाता है। कार्लोस एक कार रेसर होता है। इसके बाद अगले सीन में हमें मेडिटेरियन सागर का सीन दिखाया जाता है। फिर याच के अंदर पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहां एंट्री होती है मैकलम क्वींस की, जो कि अपनी न्यू ब्राइड सूजी के साथ आते हैं। इस बुड्ढे को देख के अब आप यही कहेंगे कि ये बुड्ढा तो सच में एकदम खत्म हालत में होता है। फिर मैकलम सभी लोगों से कहता है कि तुम सभी लोग लालची हो, जो कि मेरी जिंदगी भर की कमाई को चूसना चाहते हो, इसलिए मैंने अपनी नई वसीयत बनवा ली है, जिसके हिसाब से मेरी सारी दौलत मेरे मरने के बाद सूजी की हो जाएगी। और आगे मैकलम कहता है कि आज से उसका वहां मौजूद किसी भी शख्स से कोई रिश्ता नहीं है, सिर्फ सूजी को छोड़कर।
अब ये सुनकर वहां मौजूद लोगों को बहुत गुस्सा आता है और फिल्म एक्ट्रेस ग्रेस वहां से उठकर चली जाती है। जैसे ही मैकलम पेपर साइन करने वाला होता है वैसे ही लाइट चली जाती है और अचानक से गोली चलने की आवाज आती है। फिर जब लाइट आती है तब तक देर हो चुकी होती है क्योंकि मैकलम मर चुका होता है, उसी किसी ने चाकू से मार डाला होता है और वहां मौजूद सभी लोग ओलेंगा को शक भरी नजरों से देखने लगते हैं। तभी ओलेंगा कहता है कि भले ही उसकी एक आंख है लेकिन फिर भी उसे इतना तो दिखाई पड़ता है ना कि मैकलम को चाकू से मारा गया। तभी ऑड्री सबसे बोल पड़ती है कि उसके हस्बैंड एक डिटेक्टिव हैं, क्योंकि उसे अभी ये नहीं पता होता है कि निक तो एग्जाम में फेल हो गया था। निक भी किसी से फेल होने वाली बात नहीं कहता है और सबसे कहता है कि देखो कोई भी बॉडी नहीं छुपाएगा और सब अपने अपने कमरे में चले जाइए। निक उन सभी से साफ कह देता है कि कोई भी बाहर नहीं जा सकता है क्योंकि आप में से कोई भी मर्डर हो सकता है, शक सब पे है। फिर सब लोग पार्टी हॉल से अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और पार्टी हॉल को बंद कर दिया जाता है। फिर निक और ऑड्री कमरे में बैठ के खाना खा रहे होते हैं और एक दूसरे से इसी केस के बारे में बात कर रहे होते हैं। ऑड्री निक से कहती है कि इस खून में कम से कम 2 लोग शामिल हैं, एक ने बिजली काटी है और दूसरे ने चाकू घोंपा है। फिर वो लोग आपस में बातें खत्म करके सोने चले जाते हैं, लेकिन रात में अचानक एक और गन शॉट की आवाज आती है। सब लोग उठकर देखने जाते हैं। वहां वो लोग देखते हैं कि मैकलम के बेटे टोबी ने खुद को गोली मार ली है। उसके बाद निक इस रूम को भी लॉक करवा देता है और उसके बाद ये याच किनारे पर पहुंच जाती है जहां पुलिस इसकी जांच करने के लिए आ जाती है। फिर डिटेक्टिव लॉरेंस सभी से कहते हैं कि वो सभी को पूछताछ करने के लिए एक एक करके बुलाने वाले हैं। फिर डिटेक्टिव सबसे पूछताछ करता है और सब लोग अलग अलग ही कहानी सुना रहे होते हैं। फिर कार्लोस तो वो भी नहीं कह सकता क्योंकि उसे इंग्लिश नहीं आती है। फिर डिटेक्टिव ओलेंगा से पूछता है कि क्या तुमने बॉडी को टच किया था। तब ओलेंगा को याद आता है कि उसने तो बॉडी से चाकू निकाला था, लेकिन ओलेंगा को उस समय कुछ समझ नहीं आता और वो झूठ बोल देता है कि बॉडी को किसी ने नहीं छुआ। फिर डिटेक्टिव पूछता है कि क्या किसी को पार्टी में कोई अजीब चीज दिखाई दी थी क्या। फिर सब लोग बस एक ही जवाब देते हैं, अमेरिकन्स। दरअसल उन सबका शक निक और ऑड्री पर ही होता है। फिर डिटेक्टिव निक और ऑड्री को बताता है कि टोबी ने अपने पिता की हत्या के बारे में अपने सुसाइड नोट में लिखा है, लेकिन ऑड्री कहती है कि ये सच नहीं है क्योंकि कोई टोबी को फंसा रहा है, क्योंकि अब अपनी सफाई देने के लिए वो जिंदा नहीं है। तब डिटेक्टिव उन दोनों से कहता है कि यहाँ पे तो सब दोस्त हैं, लेकिन आप लोग नए हैं, इसीलिए सारा शक तो आप लोगों पर ही जाता है। फिर वो डिटेक्टिव निक से अकेले में बात करता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में चेक किया है, मुझे पता है कि तुम कोई डिटेक्टिव नहीं हो और मैं ये साबित करके रहूंगा कि तुम दोनों ही कातिल हो और तुम लोग इंक्वायरी चलने तक अपने देश वापस नहीं जा सकते हो। इसके बाद अगले सीन में निक और ऑड्री रेस देखने आए होते हैं, लेकिन ऑड्री के मन में सिर्फ केस घूम रहा होता है, इसीलिए निक और ऑड्री दोनों इस केस को सॉल्व करने के लिए सभी से पूछताछ करने लगते हैं। फिर ऑड्री ओलेंगा से बात करने लगती है और निक विक्रम से। विक्रम निक को बताता है कि मैकलम की वजह से ही कार्लोस के पिता की जान गई होती है, इसीलिए वो भी खूनी हो सकता है। फिर निक कहता है कि उसे चार्ल्स पर भी शक है, लेकिन ऑड्री कहती है कि तुम चार्ल्स से जलते हो इसीलिए ऐसा बोल रहे हो। तभी इनके रूम में एक एनवलप दरवाजे के नीचे से आता है जिसमें लिखा होता है कि रूम नंबर 802 में यानी कि 802 में आ जाओ। ये लोग जानते हैं कि ये कोई ट्रैप भी हो सकता है, इसलिए ये लोग बड़े ही ध्यान से जा रहे होते हैं और तभी उन्हें ओलेंगा का बॉडीगार्ड सर्जी मिल जाता है और वो उन पर गन तान देता है। लेकिन बाद में वो गन हटाकर निक और ऑड्री को बताता है कि एक बार एक आदमी ने मैकलम पर बॉम्ब फेंका और मैकलम को बचाते हुए ओलेंगा घायल हो गए और 9 महीने तक कोमा में रहे और जब वो होश में आए तो मैकलम ने ओलेंगा की गर्लफ्रेंड से शादी कर ली थी और उससे मैकलम को एक बेटा भी हुआ जो कि पैदा होते ही मर गया था और ओलेंगा की गर्लफ्रेंड भी उसे जन्म देते वक्त मर गई थी, इसलिए ओलेंगा भी मैकलम को मार सकते हैं। तभी बाहर से कुछ आवाजें आती हैं और निक और ऑड्री को छुपाकर सर्जी बाहर जाता है और उसे भी कोई गोली मार देता है। निक और ऑड्री डर के मारे वहां से खिड़की के सहारे भाग जाते हैं और वो विक्रम के रूम में पहुंच जाते हैं जहां पहले से ग्रेस और विक्रम का रोमांस चल रहा होता है। फिर वो लोग वहां से निकल जाते हैं और एक होटल में बैठकर आपस में खूनी के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। तभी टीवी पर सर्जी की मौत की खबर सुनाई देती है और सस्पेक्ट में निक और ऑड्री की फोटो दिखाई जाती है। इसी न्यूज से ऑड्री को यह भी पता चल जाता है कि निक एक डिटेक्टिव नहीं है और वो बहुत अपसेट हो जाती है। फिर उसे चार्ल्स दिखाई देता है और वो ऑड्री से कहता है कि तुम इन सब में मेरी वजह से पड़ी हो और मैं ही तुम्हें निकालूंगा, और वो ऑड्री को गाड़ी में बैठा के मोंटे कार्लो से इटली ले जाता है। ऑड्री को गाड़ी में बैठते हुए निक देख लेता है और वो उदास हो जाता है। चार्ल्स बताता है कि यहाँ इटली में ही मैकलम की पुरानी वसीयत पढ़ी जाएगी क्योंकि नई वसीयत पर साइन करने से पहले ही मैकलम मर गया था। फिर चार्ल्स कहीं जाता है और ऑड्री उसका पीछा करती है, लेकिन उसे बीच में ही निक मिल जाता है जो कि सूजी का पीछा करता हुआ वहां पे आया था। इससे वो समझ जाते हैं कि चार्ल्स और सूजी मिले हुए हैं और वो सूजी का पीछा करते हैं, लेकिन सूजी वो तो भीड़ में कहीं गायब हो जाती है।
फिर इन दोनों को कार रेसर कार्लोस भी वहीं पे मिल जाता है और ये तीनों सूजी को ढूंढने लगते हैं, लेकिन सूजी तान देती है। लेकिन तभी एक छोटा सा तीर सूजी के गले पर लगता है जिसमें जहर होता है। ये एक नकाब पहने शख्स ने चलाया होता है। कार्लोस और निक उसका पीछा करते हैं लेकिन वो भाग जाता है। फिर निक और ऑड्री सूजी के बॉडी के पास बैठे होते हैं तो डिटेक्टिव लॉरेंट उन दोनों का वीडियो बना लेता है और कहता है कि अब उसके पास सबूत है कि यही दोनों लोगों को मार रहे हैं। फिर निक और ऑड्री वहां से भाग के चार्ल्स के घर पहुंच जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सब चार्ल्स कर रहा है, लेकिन चार्ल्स भी अपने घर में मरा पड़ा होता है। फिर निक ऑड्री से सरेंडर करने को कहता है क्योंकि अब उनके पास कोई क्लू ही नहीं होता है और पुलिस उनके पीछे होती है। लेकिन ऑड्री कहती है कि हम हार नहीं मानेंगे और वो लोग उस रूम में जाते हैं जहां सभी लोग रुके हुए होते हैं जो उस दिन पार्टी में मौजूद थे और अभी तक जिंदा भी हैं। निक वहां सबसे कहता है कि उन्होंने ये केस सॉल्व कर लिया है। अब तक यहाँ पुलिस भी पहुंच चुकी थी। निक और ऑड्री वहां सभी को बताते हैं कि उन्हें सबसे पहले शक ओलेंगा पर था, लेकिन उन्होंने उसे सर्जी की मौत के वक्त ब्रश करते हुए देखा था, इसलिए वो कातिल नहीं हो सकते हैं। और फिर निक सबको बताता है कि मैकलम, उसका बेटा और सूजी सभी मारे गए, लेकिन उसने आज ही पढ़ा है कि फ्रेंच लॉ के हिसाब से चाहे कुछ भी हो जाए, मरने वाले के बच्चों में उसके पिता की जायदाद जरूर बढ़ती है। फिर चाहे वो बूढ़ा मरने से पहले सूजी को सारी जायदाद दे भी देता तो भी। लेकिन मैकलम के तो परिवार के सब लोग मर चुके थे, लेकिन शायद वो एक बच्चा जिंदा था जो कि ओलेंगा की गर्लफ्रेंड से मैकलम को होने वाला था। जी हाँ, वो बच्चा मरा पैदा नहीं हुआ था, बल्कि सिर्फ उसकी माँ ही मरी थी और वो लड़का नहीं बल्कि लड़की थी। इसीलिए मैकलम ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया। ये सब निक को पता चल गया क्योंकि जब उसने न्यूयॉर्क में उन दोनों का डेथ सर्टिफिकेट मंगवाया तो उसे सिर्फ बच्चे की माँ का ही डेथ सर्टिफिकेट मिला था। फिर निक सबको बताता है कि एक्ट्रेस ग्रेस ही मैकलम की बेटी है जिसने ये सारी की सारी हत्याएं करी हैं। ग्रेस मान जाती है कि मैकलम की बेटी है, लेकिन वो कत्ल की बात से इनकार कर देती है। पुलिस निक से सबूत मांगती है वरना उसे निक को ही अपराधी मानना होगा। तब ऑड्री ग्रेस से उसकी हैट निकालने को कहती है क्योंकि जब ग्रेस ने सूजी को मारा था तो भागते वक्त निक ने उसके सर पर एक प्लेट मारी होती है जिसका निशान ग्रेस के सर पर पड़ा होना चाहिए। लेकिन ग्रेस अचानक से ऑड्री पर गन तानकर वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन निक ग्रेस के कंधे पर गोली चला देता है और ऑड्री को बचा लेता है। तब निक बताता है कि ग्रेस ने टोबी के साथ मिलकर मैकलम की हत्या करी, लेकिन बाद में ग्रेस ने सोचा कि क्यों ना सारी जायदाद अकेले ही हड़प ली जाए और ग्रेस ने टोबी को भी खत्म कर दिया था। अब इस सब के बाद केस लगभग क्लोज हो जाता है, लेकिन बाद में जब विक्रम निक से कहता है कि जब सर्जी का कत्ल हुआ था तब तो ग्रेस मेरे साथ थी, फिर सर्जी को भला किसने मारा होगा। फिर निक को समझ में आता है कि इसमें एक और शख्स भी शामिल है और तभी निक को याद आता है कि कार्लोस जो कहता था कि उसे इंग्लिश नहीं आती है, फिर भी उसने निक के सवालों का सही जवाब दिया होता है। कार्लोस ने ही सर्जी को मारा होता है और ग्रेस जब सूजी को मारती है तो कार्लोस ही निक को गिराकर ग्रेस को भागने में मदद कर चुका होता है। ये सुनकर डिटेक्टिव लॉरेंट कार्लोस को पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन कार्लोस डिटेक्टिव को हॉस्टेज बनाकर अपनी कार में बैठ के वहां से भागने लगता है। फिर निक और ऑड्री वहां खड़े एक फरारी लेके उसके पीछे लग जाते हैं। ऑड्री तो गजब की गाड़ी चला रही होती है। अब भाई आंख बंद करके गाड़ी गजब ही चलेगी ना, लेकिन फिर भी ऑड्री किसी तरह से कार्लोस की गाड़ी के नीचे अपनी गाड़ी फंसाकर उसका एक्सीडेंट करवा देती है। कार्लोस की कार के एक्सीडेंट के बाद भी कार्लोस बाज नहीं आता है और वो गाड़ी से निकलकर निक पर गन तान देता है, लेकिन तभी एक टूरिस्ट बस आके कार्लोस को उड़ा देती है। लेकिन सबसे मजेदार बात ये होती है कि ये वही बस होती है जिस पे घूमने का प्लान निक ने बनाया होता है, और वो भी हनीमून पर निकलने से पहले। फिर डिटेक्टिव लॉरेंट निक और ऑड्री को थैंक यू बोलता है और कहता है कि तुम दोनों की वजह से ही ये केस सॉल्व हो पाया है। इसी के साथ ही वो निक से कहता है कि मैं न्यूयॉर्क में सिफारिश करूंगा कि तुम्हें डिटेक्टिव बना दिया जाए। फिर लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि निक और ऑड्री ट्रेन पर बैठकर मस्त नजारे देख रहे होते हैं और ये ट्रेन होती है फेसम ओरिएंट एक्सप्रेस। तो दोस्तों ये थी 2019 में आई बहुत ही फेमस मूवी जिसका नाम है मर्डर एंड मिस्ट्री। आपको इस मूवी का ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।